साथ ये जो आप शख्स देख रहे हो पद्मश्री अवार्डी है, वो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर की सरकार ने इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा 2024 का। ये है श्री वर्मा साहब गांधी ग्लोबल फैमिली से ये वाबस्तगी रखते हैं और गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, जिनका जो मोटो है वो ये है कि जितने भी यहाँ पे युवा है जो भटके हुए हैं को अच्छे रास्तों पे लाना है। मेरे साथ वर्मा साहब मौजूद है। वर्मा साहब बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सर। जी जी सर हमें बताएगा कि चूँकि आपको पद्मश्री अवार्ड से आपको नवाजा गया है, उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है सोशल वर्क में आपको दिया गया कश्मीर घाटी की सरकार की ओर से, इसके पीछे क्या कारण है सर? देखिए, ऐसा है कि पद्मश्री मुझे 2012 में मिला और उससे पहले जो है वो मैं अब एक गांव जिंद्रा में पैदा हुआ। ये जम्मू रीजन में गांव है, बड़ा इंटीरियर गांव है, और वहीं मेरी स्कूलिंग हुई। फिर उसके बाद कॉलेज में उधमपुर में मैंने स्टडी किया। फिर उसके बाद मैं इंजीनियरिंग में मेरी एडमिशन हो गई, तो मैं एक इंजीनियर बन गया। लेकिन जो गांव में जो है वो हमें तरबियत मिली बुज़ुर्गों की तरफ से, तो वो एक सोशल टच था उसमें, और मिलजुल के हम काम करते थे सारे के सारे। और वो जब शहर में मैं आया तो थोड़ा मेरा सर्कल वसी हो गया, और उसके बाद मेरा जॉब भी लग गया। और लेकिन इसमें जो एक जो सीखा था मैंने गांव में और अपने शहर में कि किस तरीके से किसी की कैसे सेवा होती है जो नीडी हो, तो वो प्रोसेस जो है वो जारी रहा और अच्छे लोग मिलते गए और एक बाकायदा एक एसोसिएशन बन गई, हमारी कारवां बनता गया। और जब अच्छे लोग की टीम बनी तो हमारा सर्कल भी वसी हो गया। और हम जो है वो पहले तो सोशल एक्टिविस्ट थे, पहले यूथ एक्टिविस्ट थे, स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी काम किया, करिकुलर एक्टिविटीज़ में। सर आपकी बात यहाँ पे रुकना चाहूँगा, चूँकि बेसिक जो आप कह रहे हो कि मैं सरकारी मुलाजिम था, इंजीनियर थे PW डिपार्टमेंट के अंदर, और जॉब छोड़ने का क्या वजह हो गया कि आपने सामाजिक कार्यकर्ताओं में जो है अपना रोल निभाया? देखिए, ऐसा है, मैंने वही कहा आपको कि स्टूडेंट लाइफ से शुरू से ही जो है वो अच्छे बुज़ुर्गों के साथ मेरी एसोसिएशन रही है। और हमारे ख़ानदान जो है वो माँ बाप भी हमारे जो है वो एक सोशल लाइफ में इन्वॉल्व हुआ करते थे। जो सर्कल मैंने गांव में देखा, शहर में देखा, और उसका इम्पैक्ट मेरे जो है वो दिल और दिमाग पर बड़ा था। और जब जहाँ मिलिटेंसी शुरू हुई 90 में, तो उन दिनों में मैं पद्म विभूषण डॉक्टर निर्मला देशपांडे जी के साथ मिला, जो थर्ड जनरेशन हम समझते हैं उनको, और वो पद्म विभूषण उनको मिला था। तो वो जहाँ जब माइग्रेशन हो गई थी कश्मीर से जम्मू में, तो वो जम्मू आई थी, तो जब उनको हम मिले तो उनके साथ जो एसोसिएशन हुई तो बाकायदा जो है वो ज़िंदगी ही तब्दील हो गई। और उन दिनों में जो है वो मैंने जॉब छोड़ने का फ़ैसला किया गवर्नमेंट का, और एक वॉलंटियर के रूप में जो है वो मैंने काम करना शुरू किया। और कश्मीर घाटी के अंदर जॉब कर रहे थे सर? हाँ, तो उन दिनों में क्या था कि ना हमारा कोई स्टेटस था, ना कोई हमारे पास कोई पैसा था इतना, ना कोई बड़े रईस फैमिली से हम ताल्लुक़ रखते थे, और ना हमारे पास कोई सिक्योरिटी थी। लेकिन दीदी निर्मला देशपांडे जी ने कहा कि जहाँ जहाँ जो है वो मिलिटेंसी जो है वो जहाँ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में आई है, तो वहीं आपको जाके तो काम करना पड़ेगा। ये बड़ा कठिन था आपके लिए। हाँ, तो उन दिनों में कश्मीर से माइग्रेशन हो रही थी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लीडर जो है वो डिफरेंट फील्ड्स के वो छोड़ चुके थे। और पता नहीं ये कुदरत की तरफ से था, तो दीदी निर्मला देशपांडे जी ने कहा कि अब जॉब आपको छोड़ना है। हालांकि मेरे बच्चे भी बड़े छोटे थे, और मैंने जैसे पहले आपको कहा कि हम कोई बड़े रईस फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे।
लेकिन यहाँ से मुझे जो है वो कश्मीर भेज दिया दीदी निर्मला देशपांडे जी ने। और दोबारा आपको कश्मीर जाना पड़ा? कश्मीर, और मैं कश्मीर। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि कश्मीर घाटी के किस ज़िले के अंदर आप अपनी ज़िंदगी अपनी बसर कर दी सर? नहीं, सबसे पहले तो हमने वो श्रीनगर जाके तो काम किया। उन्होंने सिर्फ यही कहा था दीदी ने कि अंधेरा बहुत है। हम कहते थे कि भाई अंधेरा बहुत है, दिन में ही अंधेरा हो जाता था, स्कूल बंद थे, बिजनेस हाउसेस बंद थे, मूवमेंट कोई नहीं हुआ करती थी। तो दीदी ने हमें कहा कि अगर ये आप इस अंधेरे को जो मिलिटेंसी के रूप में जहाँ जम्मू कश्मीर में आया है, तो इसको अगर आप कोसोगे तो ये बहुत डराएगा आपको। तो ये इसको इससे जो है वो आपको डरना नहीं है, आपने चिराग जो है वो जलाने हैं। जहाँ जहाँ चिराग जलाओगे तो ये अंधेरा जो है वो भाग जाएगा वहाँ से। तो बस वही हुआ कि जो महात्मा गांधी जी की फिलासफी के ऊपर लोग जो है वो दीदी ने कहा कि आप जाके तो उनको जो है वो मिलो और उनको ऑर्गेनाइज करो, और जब वो आप ऑर्गेनाइज करोगे तो और जो है वो लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे और गांधी जी की आइडियोलॉजी के ऊपर वो काम करेंगे। तो वही हुआ कि वही जैसे मैंने पहले आपको कहा, बगैर पैसे के, बगैर स्टेटस के और बगैर सिक्योरिटी के गांधी जी का नाम लेते हुए हम लोग जो है वो आगे बढ़े और लोग मिलते गए। और बाकायदा जो है वो हमें अभी तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमने कोई गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं ली है। लेकिन जब मैं कश्मीर में गया तो मैं लोगों के घरों में रहता था, मेरे साथी एसोसिएट थे, तो उनके बाद जाना, उनके पास रहना, खाना, फिर उसके बाद जो है वो आगे प्रोग्राम करने वो और लोगों को मिलाते थे। तो मैं समझता था कि कश्मीर के साथी अगर नहीं मिलते तो एक ये पीस मूवमेंट नहीं बनती। तो फिर उसके बाद जहाँ मिलिटेंट्स या मिसगाइडेड यूथ जो है जम्मू कश्मीर में जो भटके हुए थे तो उनकी जो यूज़ हुआ करते थे, तो वो जो है वो अगर जो है वो आइडियोलॉजी रिनोवेट नहीं होती तो शायद वो अब भी भटकी बिल्कुल। तो हालात जो है वो बड़े ख़राब थे उन दिनों में। तो लेकिन हमने जो है वो जहाँ मिलिटेंसी हुआ करती थी, बम ब्लास्ट हुआ करते थे, लोग मारे जा रहे थे, इनोसेंट लोग भी मारे जा रहे थे। तो उन्हीं दिनों में दीदी निर्मला देशपांडे जी और हम लोगों ने जो है वो एक पीस प्रोसेस का जो है वो आगाज़ शुरू किया। तो उसमें हमें जो थोड़ा पता था कि हम लोग चुनौती कितनी चुनौती तो आज हम महसूस करते हैं ना कि वो आग में छलांग लगाने वाली बात, उसका फायदा आज मिलना। तो आग में छलांग लगाने वाली बात हुई, मौत को इनवाइट करने वाली बात होती थी। तो हम तो सॉफ्ट टारगेट थे, लेकिन जो है वो खुदा ने, भगवान ने, वाहिगुरु ने हमें बचाया और हमारी टीम जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक रही। सारे लगभग कितने युवा आपके साथ जुड़ गए उस पीस मोमेंट में? उस टाइम की बात देखो, उन दिनों में तो ढूंढना बड़ा मुश्किल था, कोई आगे आना जो है वो बड़ा मुश्किल था। अब जो है वो पहले दर्जनों में थे, फिर वो सैकड़ों में हुए, तो फिर हज़ारों में हो गए। तो एक वक्त ऐसा भी आया कि हमारे 10,000 से ऊपर मेंबर जो है वो जम्मू कश्मीर से, उन दिनों में लद्दाख भी हुआ करता था, तो हमारे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ गए और बाकायदा उन्होंने जिम्मेवारी लेना शुरू कर दी। और कहीं जो है वो खुशी में तो हम नहीं जा सकते थे किसी के घर, लेकिन गमी में जहाँ भी कोई किसी किस्म की किलिंग होती तो वहाँ हम जाते, वहाँ इनोसेंट फैमिली के साथ मिल के। तो वहाँ एक वो बात नहीं थी कि बड़े आराम से वहाँ तक पहुँच सकता था, वहाँ बड़ी कंपल्शंस भी होती थी, संघर्ष करनी पड़ती थी। तो वहाँ जाके तो उनमें शरीक होना, शामिल होना। और उन दिनों में जो है वो स्कूल और कॉलेजेस वगैरह भी बंद हुआ करते थे। बच्चे जो 10+2 पास हुए थे, तो हमने निर्मला देशपांडे जी के साथ बात करके तो कुछ जो है वो प्रोफेशनल कॉलेजेस में जम्मू कश्मीर से बाहर जो है वो साउथ में भेजना शुरू किए बच्चे। अलग अलग जो है वो प्रोफेशन के अंदर उन्होंने ट्रेनिंग ले ली और वो फ्री होती थी।
और अगर वो कोई फीस भी देनी पड़ती तो इंस्टॉलमेंट में वो देते थे, तो ऊपर से कोई पैसा उनको देना नहीं पड़ता था। तो वो बच्चे जो है वो हज़ारों की तादाद में सिर्फ कश्मीर, जम्मू कश्मीर घाटी की? जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं। जम्मू कश्मीर के लोग बच्चे जो हैं वो बाहर जाके, जैसे निटी एजुकेशन ट्रस्ट है वहाँ कर्नाटक में, मैंगलोर में, तो उन्होंने बड़ी हमारी मदद की और लोग बच्चे जाते रहे और हमारा लेटर ले जाते थे, तो वहाँ पे उनको राहत मिलती थी। हाँ, एडमिशन मिल जाती थी। मुझे बताइएगा वर्मा साहब, चूँकि आपने इतनी सारी बातें हमसे की, कश्मीर के किन ज़िलों के अंदर आपने काम किया और सबसे चुनौती वाला ज़िला कौन सा था जहाँ पे आपको मुश्किलात पैदा हो गई? देखिए, वो उन दिनों में जो है वो अनंतनाग जिला भी जो है वो बड़ा चैलेंजिंग था। और ये साल कौन सा था? साल ये 90 की बात कर रहा हूँ मैं, 90, 91, 92, 93। तो उसके बाद जो उधर ये डोडा में जो है वो मिलिटेंसी आई, तो ये आई उधर से ही है ना, तो उधर से डोडा क्रॉस किया। डोडा भी बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, लेकिन वो बांडीपुर, कुपवारा या बारामूला जाना जो है वो ड्रीम था। अच्छा, सबका ड्रीम था कि भाई वहाँ जा सकते थे, लेकिन हम जो है वो गाड़ियों में, बसेस के अंदर जाया करते थे, क्योंकि हमारे साथ जो एसोसिएट थे वो अमीर आदमी नहीं थे। हमारे साथ हमारे साथी जो पीस लाना चाह रहे थे, अमीर तो निकल गए थे, उनके पास पैसा खुला होता है, बड़े बड़े अफसर भी चले गए उधर से, लेकिन जो गरीब लोग थे उनके पास जो है वो ना कार थी, इवन स्कूटर भी नहीं था। तो हम बसेस के ऊपर या मेटाडोर के ऊपर जाया करते थे, यहाँ से जम्मू से लेकर सीधा जम्मू से। 90s की बात, ये बड़ा चुनौती वाला साल था उस टाइम, क्योंकि मिलिटेंसी पीक पर थी। और कई दफ़ा दिन को तो गाड़ियाँ ही नहीं जाती थी, रात को एक गाड़ी जाती थी जहाँ से, जम्मू से, वो पूरी रात चलती रहती थी, तो दूसरे रोज़ सुबह जो है वो श्रीनगर पहुँचती थी। तो हम उस पर भी गए हैं, उस पर, लेकिन एक कमिटमेंट के साथ और एक इस उम्मीद के साथ कि ये जो उन दिनों में रियासत जो जम्मू कश्मीर है वो हमारी है, हम जहाँ पैदा हुए हैं। खुदा ने हमें, या भगवान ने हमें जो है वो बिहार में, जो यूपी में पैदा नहीं किया, यहाँ पैदा किया है, तो हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि हम लोग इकट्ठे होके जो है वो काम करें। और रिस्पांस जो है वो कश्मीर से भी आया हमें, और जब रिस्पांस कश्मीर से आया तो एक रिश्ता बन गया आपस में, एक विश्वास बन गया, तो उस विश्वास पर हम जो है वो जाते रहे। और आज के डेट में कितने मेंबर आपके साथ हैं जो कश्मीर घाटी के अलग अलग जो है ज़िलों में रहते हैं? देखिए, जो कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं ना, 10 डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो काउंसिल है हमारी, एक तो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, उसमें तो मिनिमम 11 मेंबर होते हैं। उसमें एडवाइजरी कमेटी होती है 11 मेंबरों की, और उसके साथ वुमेन विंग होता है, स्टूडेंट विंग होता है, यूथ विंग होता है, वो भी 11-11 मेंबर होते हैं। तो काउंसिल जो है वो 100 की मिनिमम बन जाती है। तो 100 मेंबर तो होना ही होना ज़रूरी है हर डिस्ट्रिक्ट में। और उसके साथ साथ जो है वो दूसरे लोग जो है वो डिफरेंट कमेटियों में, ब्लॉक कमेटियों में काम करते हैं। तो ये सैकड़ों में जो है वो हमारे आज भी एग्जिस्टेंस है वहाँ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। अच्छा सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, चूँकि आपने 1990 की बात की, एजुकेशन सिस्टम जो है उस टाइम काफ़ी वीक हुआ करता था कश्मीर घाटी के अंदर, तो आपको बोली समझने में या उनको आपकी भाषा समझने में कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं होगी उस टाइम? देखिए, ऐसा है कि मैं जो है वो गांव में, जंदरा में पैदा हुआ। एजुकेशन मेरी उधमपुर में और जम्मू कॉलेजेस वगैरह में हुई, लेकिन हमारा बिजनेस जो है वो छोटा सा बिजनेस जो है वो खुद में हुआ करता था। तो खुद आप जानते हैं कि 50,000 लोग जो है वो जम्मू से कश्मीर जाते रहे और 50,000 जो है वो कश्मीर से जम्मू आते रहे। तो ये बाया खुद से ही आते थे। तो मुझे जाते हुए लोगों से भी मुलाकात होती थी और आते हुए लोगों को। तो मेरे शुरू में जो है वो मैं कश्मीरी भी मैं समझ सकता हूँ, डोगरी भी मैं समझ सकता हूँ, ये जो पहाड़ी होती है, ये गोजरी होती है, ये लैंग्वेज जो है वो समझना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन जब हम जो है वो श्रीनगर वगैरह में जाते थे तो कश्मीरी मेरे दोस्त थे, तो उनसे भी बात होती थी तो मैं समझ लेता था। लेकिन अब थोड़ा, जब मैं 35 साल से मैं कश्मीर के साथ इन टच हूँ, तो मेरा ज़्यादा वक्त जो है वो कश्मीर में ही गुजरता है। तो इसमें क्या है कि अब मैं थोड़ी थोड़ी कश्मीरी भी बोलना भी शुरू कर देता हूँ और बीच में बात करता हूँ।
ठीक है, तो मुझे ये बताएगा कि सरकार की ओर से आपको कितना योगदान मिला उस टाइम? देखिए, सरकार में मैं सच्ची बात बताऊं आपको कि 1990 की बात कर रहे हैं हाँ, सर। ये जो अपना सरकार जो होती है, सरकार का अपनी कंपल्शंस होती हैं। अब जो है वो एक सोसाइटी के रूप में अगर हम देखें तो सोसाइटी में जो है वो सैकड़ों जो है कंपोनेंट्स होते हैं, सैकड़ों फील्ड्स होते हैं, जिसमें सरकार का भी रोल होता है, पॉलिटिशियंस का भी रोल होता है, ब्यूरोक्रेट्स का भी रोल होता है, सिविल सोसाइटी का भी रोल होता है, इंजीनियर्स का भी रोल होता है, डॉक्टर्स का भी रोल होता है। तो हम इन सब को लेके चलते हैं, क्योंकि हमें सपोर्ट चाहिए। हम जो है वो हमारी कमिटमेंट होती है कि हमें गांधी जी की आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है, और जिससे जो है वो पीस भी आएगा, प्रोग्रेस भी होगी और प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। ये जो है वो ऐसे नहीं आ सकती कि हम लोग जो है वो किसी फील्ड को इग्नोर कर दें और हम कहेंगे हम सबसे बड़े हैं ना, हम सबसे छोटे हैं, हम वॉलंटियर हैं। हमने अगर ये फील्ड अपनाया है तो हम हमारे लिए वो दूसरे फील्ड जो है वो बड़े हैं, और उनको सबको लेके चलना है, इंटीग्रेशन करके चलना है, अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो आगे बढ़ना है। तो क्या मैसेज रहेगी अभी आज के इस डेट के लिए उन जवानों के लिए, उन युवाओं के लिए जो अभी भटके हो गए हैं? देखिए, नशे के लत में जो है उसमें ऐसा है ना कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं यूथ के लिए, ये चैलेंजेस तो हैं ही हैं। पहले मिलिटेंसी थी, आज ड्रग्स आ गई, नशा आ गया, ये जो मन ललचाता है बच्चों का। और मैंने हमेशा यही कहा है कि ये एक कम्बिनेशन है पेरेंट्स का, टीचर्स का, कम्युनिटी लीडर्स का और बच्चों का। क्योंकि बच्चों को मैसेज देने की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी हमें समझने की ज़रूरत है। और अगर हम एक हार्मनी में एक कैसी सोसाइटी हमें चाहिए, कैसी अपनी औलाद चाहिए, कैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट वो चिल्ड्रन चाहिए, तो वो अगर डिज़ाइन कर लें हम, तो बाकायदा तो उस किस्म के क्वालिटी के बच्चे जो है वो सामने आएंगे, और वैसी ही दुनिया जो है वो हमारी बनेगी। तो उसके लिए जो है वो सबको काम करना पड़ेगा, एक बच्चों को नहीं काम करना है। बाकी चैलेंज जब से दुनिया बनी है, इसको चैलेंज तो हमेशा होती रही है, क्योंकि बुराई और अच्छाई में लड़ाई होती रही है। अच्छाई का अपना रोल है, बुराई ने अपना रोल प्ले करना है। तो मुझे लगता है कि मिलजुल के अगर हम काम करें, जैसे मैंने आपको कहा कि ये फील्ड जो हैं सारे, तो इकट्ठे होके तो एक अच्छी दुनिया जो है वो हम बना सकते हैं। आप अगर हम सोचें कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमें जो दुनिया दी थी वो बहुत अच्छी थी, और हमसे भूल हुई है, उसको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। और मिलजुल के अगर बड़े, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, टीचर्स, कम्युनिटी लीडर्स और हर फील्ड जो है वो अपना, पॉलिटिशियंस भी, ब्यूरोक्रेट्स भी, तो पेरेंट्स भी, तो समझें सारी बात के किस तरीके का हमें आगे जो है दुनिया चाहिए, तो वो बनाई जा सकती है दुनिया।